हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज सी सुमेश कुलेरिया और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कंजम्पशन स्टोरी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे कंजम्पशन स्लोडाउन की वजह से मार्केट करेक्शन इनिशिएट हुई। बट क्या ये कंजम्पशन स्लोडाउन अक्रॉस द वैल्यू चेन था या सर्टेन पॉकेट्स में ही इसका इम्पैक्ट था? तो देखिए, जब हमने डेटा को देखा या कंपनीज की मैनेजमेंट की कॉन कॉल सुनी तो वी फाउंड आउट कि ये कंजम्पशन स्लोडाउन मेजरली मेट्रो सिटीज में विटनेस किया गया था और इसका मेन रीजन था हाउसिंग कॉस्ट। पोस्ट कोविड रियल एस्टेट प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड इसका इम्पैक्ट रेंटल वैल्यूज़ पे भी पड़ा है। अगर आप यहाँ डेटा को देखें तो यू विल फाइंड कि अक्रॉस द मेजर 7 cities इन इंडिया रेंट ऑलमोस्ट 25% बढ़ा है ओवर द लास्ट 2 years। बट इसके कंपैरिजन में लोगों की अर्निंग्स में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है। हेंस ये जो डिसबैलेंस क्रिएट हुआ उसकी वजह से लोगों की अर्निंग्स का एक सिग्निफिकेंट चंक जो था वो रेंट में जाने लगा और यही डिसबैलेंस बना मेन रीजन इस कंजम्पशन स्लोडाउन का। सो आपके माइंड में अब ये क्वेश्चन आएगा कि यार ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी या आने वाले टाइम में इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है? देखिए, गवर्नमेंट ने ये चीज़ नोटिस की कि स्लोडाउन है इकोनॉमी में और मार्केट्स में, तो उन्होंने इसको इम्प्रूव करने के लिए 2 स्टेप्स लिए। नंबर 1, इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया गया। देन आरबीआई ने पिछले 5 साल में पहली बार इंटरेस्ट रेट कम किए और इन दोनों स्टेप की वजह से ही लोगों के हाथ में पैसा आएगा और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और अल्टीमेटली जब लोग इस पैसे को स्पेंड करेंगे तो जो कंजम्पशन में स्लो डाउन आया था वो भी अपने आप रिवाइव होना शुरू कर देगा। पर ये बढ़ी हुई डिस्पोजेबल इनकम आखिर जाएगी कहाँ? कौन सी वो कैटेगरीज होंगी जहाँ ये पैसा एलोकेट होगा? सो उसके लिए चलिए कंजम्पशन के अराउंड का थोड़ा डेटा समझते हैं और उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, अगर किसी भी पर्सन के पास 100 रुपये हैं स्पेंड करने के लिए तो रूरल एरियाज में अराउंड 53% एंड अर्बन एरियाज में अराउंड 60% वो पैसा नॉन फूड आइटम्स की तरफ एलोकेट होता है। अब आप बोलोगे नॉन फूड आइटम्स में क्या क्या आएगा? नॉन फूड आइटम्स में आएगा आपका अपेरल्स, आपकी ज्वेलरी, आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका फुटवेयर एटसेट्रा। तो यहाँ तक की वीडियो में तो आप समझ गए होंगे कि कंजम्पशन स्लोडाउन कहाँ आया था और जब रिवाइवल आएगा तो सबसे बेनिफिशियल सेगमेंट कौन से हो सकते हैं। बट बीइंग अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि यार इसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है या कोई ऐसी थीम है जो अगले 3-4 साल के लिए बहुत बढ़िया प्ले आउट कर सकती है। तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा। अगर आप ये टेबल देखें तो अमंग ऑल द नॉन फूड कैटेगरीज जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, यू विल फाइंड कि अपैरल सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। हेंस हमने थोड़ा सा इसमें डीप डाइव करने की कोशिश की कि यार यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं निकल के आ रही। अपैरल सेगमेंट में जनरली 2 टाइप की कंपनीज आती हैं। एक तो आ गई आपकी प्रीमियम ब्रांड्स जो रिच और एफ्लुएंट लोगों को टारगेट करती है। देन वैल्यू रिटेल प्लेयर्स जो कि आपके अर्बन मिडिल क्लास और आपके टियर 1, टियर 2, टियर 3 टाउन्स में मेनली सर्व करते हैं। और वैल्यू रिटेल प्लेयर्स का सिंपल सा फंडा है, गुड क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और जैसा कि हमने पहले देखा स्लोडाउन में लोग अपना कंजम्पशन कम करते हैं, वैसे में वैल्यू रिटेल कंपनीज की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि लोग फिर कोशिश करते हैं कि यार मुझे क्वालिटी भी अच्छी मिल जाए और मुझे पैसे भी ज़्यादा ना देने पड़े। और इसीलिए हमारे पर्सपेक्टिव से वैल्यू रिटेल स्पेस या वैल्यू रिटेल अपैरल कंपनीज एक ऐसा सेगमेंट है जो आने वाले 3-4 साल के लिए एक अच्छी थीम बन के निकल के आ सकती है फ्रॉम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव। स्पेस की इस पॉजिटिव आउटलुक के कुछ रीजंस हैं, जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ डिमांड का शिफ्ट होना। अब इसी में अगर लेमन टाउन्स में समझाऊं तो स्मॉल टाउन्स में पहले होता क्या था कि इंडिविजुअल शॉप्स होती थी, बट उनमें 2 मेजर चैलेंज होते थे। या तो उनके पास ट्रायल रूम नहीं होता था या फिर उनकी शॉप्स में एसी वगैरह नहीं होते थे। सो प्रेजेंट जो यूज़र है, जो यंग पॉपुलेशन है, दे वांट कि उनको ट्रायल रूम भी चाहिए, उनको एसी भी होना चाहिए और क्वालिटी ऑफ द अपैरल शुड ऑल्सो बी गुड वाइल बीइंग अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल रेट। देयरफॉर वैल्यू रिटेल स्पेस एक बहुत ही क्रूशियल स्पॉट पे अभी बैठा हुआ है, जहां एक तरफ पॉजिटिव मोमेंटम है कंज्यूमर बिहेवियर का इसके फेवर में, दूसरी तरफ अभी की इकोनॉमिक सिचुएशन लोगों को अफोर्डेबल प्राइसिंग की तरफ शिफ्ट करवा रही है। तो
वैल्यू रिटेल स्पेस में यहाँ डेफिनेटली 3-4 साल के लिए एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर हम लिस्टेड कंपनीज की बात करें वैल्यू रिटेल स्पेस में, तो नेम्स लाइक स्टाइल बाजार, V2 रिटेल, वी मार्ट एंड विशाल मेगा मार्ट आते हैं। बट हम विशाल मेगा मार्ट को एक्चुअली प्योर प्ले वैल्यू रिटेल अपैरल प्लेयर नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका ओनली 44% रेवेन्यू अपैरल सेगमेंट से जनरेट होता है। हेंस प्योर प्ले वैल्यू रिटेल अपैरल प्लेयर्स में ओनली V2, वी मार्ट एंड स्टाइल बाजार को कंसिडर कर सकते हैं। पर अब आप लोग बोलोगे कि विशाल मेगा मार्ट के अलावा एक और नेम हमने इस यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, जो है ट्रेंट का। ट्रेंट जो कि ओन करता है जूडियो और वेस्ट साइड को। तो एक्चुअली उसका रीज़न है कि वो थोड़े मिड प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, इसीलिए हमने उसे इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया। अब नज़र डालते हैं इन तीनों कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। प्राइमा फेसाई अगर हम देखें तो विल फाइंड कि स्टाइल बाजार के नंबर्स बाकी दो कंपनीज के मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं। बट ऑपरेशनल मैट्रिक्स के बेसिस पे हम तीनों का कंपेयर करें तो V2 के नंबर ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं। रीज़न बीइंग, इस टाइप के बिजनेसेस में एक रेशो होती है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, और वो V2 की सबसे अच्छी है एट 31%। देन इसकी ROCE और ROE भी बहुत अच्छी है कंपेयर टू बोथ द कंपनीज। और इनफैक्ट वी मार्ट भी कुछ मैट्रिक्स में अच्छा कर रहा है, जैसे कि आप एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू वो उसकी सबसे हाईएस्ट है तीनों में। देन कैश कन्वर्जन साइकिल और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बेस्ट है अमंग ऑल थ्री। बट वी मार्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसकी ROCE और ROE लेवल्स पे, जो कि नेगेटिव जा चुकी है। हेंस अगर हम ओवरऑल बेसिस पे देखा जाए तो V2 के नंबर्स काफ़ी बेटर लग रहे हैं अमंग ऑल द थ्री। अभी तक इस वीडियो में आपने हमारा पर्सपेक्टिव जाना कि हम लोग इस सेक्टर के बारे में क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये कैसा कर सकता है। अब नज़र डालते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रही है, उनका क्या फ्यूचर आउटलुक है। सो इफ़ यू लुक एट द स्क्रीन यू विल फाइंड कि थर्ड क्वार्टर की कॉन कॉल में जब V2 के मैनेजमेंट से ग्रोथ के बारे में पूछा गया तो V2 के मैनेजमेंट ने गाइड किया कि आने वाले टाइम में दे आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 40 to 50% काइंड ऑफ ग्रोथ, whereas the industry is expected to grow at only 15%. So this shows the kind of optimism and these guys have for their business. और इसके रीज़न भी इन्होंने नीचे पॉइंट आउट किए। मैनेजमेंट ने मेनली दो रीज़न बताए। एक तो जैसा कि हमने वीडियो के इनिशियल पार्ट में डिस्कस किया था कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में जो शिफ्ट होगा उसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा या इन जनरल पूरी इंडस्ट्री को मिलेगा। बुलिश कमेंट्री के बाद ये एक चीज़ तो हम बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में वैल्यू रिटेल स्पेस में हम अच्छी खासी ग्रोथ देख सकते हैं। रीज़न बीइंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से डिमांड शिफ्ट होकर ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास आना। ऑन टॉप ऑफ दैट मोस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स आर रीजनल स्पेसिफिक, जैसे कुछ ओनली ईस्ट में ऑपरेट करते हैं, कुछ नॉर्थ में, तो इनके पास एक अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है कि ये कंट्री के बाकी ज्योग्राफीज में जाके एक्सपैंड कर सकते हैं, वहाँ नए स्टोर खोल के ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। देन और दूसरा ये कि वैल्यू फैशन इंडस्ट्री जो है वो ओवरऑल अपैरल मार्केट से ज़्यादा फास्टली ग्रो कर रही है। देयरफॉर वैल्यू रिटेल स्पेस का ये पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले 4-5 साल तक तो सस्टेन करने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। और देखिए ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही हम इनमें से किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं। ये बस हमारा एक ओपिनियन है कि इन्वेस्टर्स इस स्पेस को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस या और स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन जानी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे स्मॉल केस को ज़रूर चेक करें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।